जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। मैं अजीत आपको अब आपके पूरे परिवार को होलिका और होलिका दहन की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग चलिए आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम ग्लोब यानी पृथ्वी की वर्तमान स्थिति क्या है इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज का सेशन पृथ्वी यानी कि ग्लोब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पृथ्वी का आकार एक तरह से माने तो पचकी और ढचकी हुई है दुनिया, यानी कि उसकी आकार की सीमित कोई परिकल्पना नहीं हुई है। यानी अनेक भूगोलताओं के अनुसार पृथ्वी की आकार एक सीमित नहीं रहेगी कि उसकी आकार एक जैसी कैसी है, लेकिन हम एक तरह से पृथ्वी को वृत्त मानकर आपको हम बताएंगे। लेकिन पृथ्वी की आकार एक तरह से मानिए तो संतरे की आकार के जैसे है, यानी उसके ऊपर और उसके नीचे दोनों तरफ धसी हुई है पृथ्वी की स्थिति। यानी कि संतरा जैसे ऊपर और नीचे दोनों धसा रहता है, वैसे ही पृथ्वी है। यानी पृथ्वी उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल के तरफ, दोनों पोलों की तरफ थोड़ा थोड़ा धसी हुई है। और पृथ्वी को हम वृत्त और यानी सर्किल मानकर आपको पृथ्वी के ग्लोब की स्थिति को वर्तमान स्थिति में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं यानी पृथ्वी की कैसी वर्तमान स्थिति है। तो पृथ्वी ज़्यादा ठीक है, ठंडा ऐसा नहीं है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं। यानी कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो कि 23.5 पे है। ये जैसे हम लोग ग्लोब लेते हैं उसमें स्टैंड लगा रहता है। यही था पृथ्वी, एक स्मारक यही है। तो पृथ्वी जो एक तरह से हम ऐसे ले लेते हैं, तो पृथ्वी जो इसे कहते हैं केंद्र, यानी कि पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, या इक्वेटर, इंग्लिश में हम इक्वेटर कहते हैं। यानी पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा, अगर भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। यानी कि इसका कोण 0 डिग्री होता है। यानी कि पृथ्वी जो केंद्र से, पृथ्वी की जब मध्य से होकर जाती है रेखा को, उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा, मध्य रेखा और विषुवत रेखा। अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। अगर अन्य विषय पढ़ते हैं, जिसे किसी हम मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये दोनों देगा, भूमध्य रेखा भी और विषुवत रेखा भी। इसको हम अक्षांशीय रेखा भी कह सकते हैं पृथ्वी की, इसे हम अक्षांशीय रेखा भी कह सकते हैं। अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं इसको, यानी कि हम ई से डिनोट करते हैं, यानी इसको हम ई से भी डिनोट करते हैं। यानी इसको 4 नाम है, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, और हिंदी में अक्षांशीय रेखा भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, और विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करने वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं, अक्षांशीय रेखा। आप हमारे साथ पढ़िएगा तो जैसे एक साथ में यही याद हो जाए, वीडियो देखने के बाद ही आपको कोई मतलब रिवीजन करने की, कोई एक बार बस 2 बार रिवीजन करने के बाद ही हमेशा आपके लिए आपका हो जाएगा। यानी कि वीडियो अगर आप एक बार देखते हैं तो मैं इतना बोल देता हूँ कि मतलब आपकी देखते ही में याद होना जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। और इसको इंग्लिश में हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। यानी पृथ्वी के 2 भागों में बांटने के कार्य कौन करता है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और अक्षांशीय रेखा। आगे चलते हैं। अगर हम मान लीजिए किसी गोल आकृति पर, जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल हो, फुटबॉल पर हम कहा जाए वृत्त खींचने के लिए,
तो वह पूरा ब्रिज नहीं होगा, एक तरह से मान लीजिए झुका होगा, यानी ऐसे होगा। अगर आप फुटबॉल पर दे चाहे कोई गेंद पर बोला जाए कि आप उस पर राउंड कीजिए तो ऐसे ही होगा। तो हम पृथ्वी से दो रेखा खींचते हैं, जिसे हम इसे कहते हैं, ये पृथ्वी की स्थिति कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर पृथ्वी की झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री है। इधर भी 23.5 डिग्री। इसे हम कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग को, पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और पृथ्वी के निचले भाग को, यानी पृथ्वी के निचले वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि जो इंग्लिश होगा, जो CBSE बोर्ड वाला होगा तो उसके लिए कुछ अलग होगा। तो मैं सब बताना चाहता हूँ, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलेगा, जिससे कोई भी किसी का परेशानी नहीं होगा। तो हम कहते हैं इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध। गोलार्ध मतलब होता है, गोलार्ध इंग्लिश में हेमिस्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला। यानी पृथ्वी का गोला क्या होता है, जिसमें आपने अगर वीडियो में पहले देखा होगा, मैं बताया था आपको, गोला हुआ होता है जिसमें ठोस होता है, यानी कि जिसमें मतलब उसमें वजन ठोस होता है, पृथ्वी पूरा अंदर से भरा हो, उसे हम गोला कहते हैं। जिसमें दो मतलब ठोस हो, खोखला ना हो, उसे हम उसे वृत्त कहेंगे, जिसे हम दर्शा सकते हैं, न कि उसको हम छू सकते हैं, इसको हम वृत्त कर सकते हैं। ये पृथ्वी गोला है, मतलब कि वृत्त हुआ होता है जिसको हम दर्शा सकते हैं, किसी पेपर और कॉपी पर दर्शा सकते, उसको वृत्त कहते हैं। और गोला हुआ होता है जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, यानी 3D डायमेंशन होता है वह, जिसको हम हाथ में लेकर टच कर सकते हैं, उसको हम गोला कहते हैं। तो ये हम पृथ्वी एक क्या है, गोला है। गोला है मतलब एक तरफ से गोला है। हम तो आपको कल्पना करने के लिए वृत्त माना है ना, तो इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी विषुवत रेखा के ऊपर को उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ, ये साउथ, साउथ, या इसको हम पोल कहते हैं। पोल मतलब होता है ध्रुव, पोल मतलब होता है ध्रुव, हिंदी में ध्रुव, इसको पोल मतलब ध्रुव होता है, यानी दक्षिणी पोल, ये उत्तरी पोल, इसको भी हम पोल कहते हैं। ये पोल है, यानी पोल के हम पोल थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से झुका हुआ है, यानी धंसा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा धंसा हुआ है, ये ऐसा है। एक तरह से हम परिकल्पना करें, वास्तव में ऐसा ही है पृथ्वी, लेकिन हम परिकल्पना के आधार पर इसे बताया है पूरा ये वृत्त है। तो इसको हम पोल कहते हैं, दोनों तरफ को पोल। इसको यानी ये उत्तरी गोलार्ध है, यानी विषुवत रेखा के ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर भाग करते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली भाग को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और अक्षांशीय रेखा। यानी आप तीनों में से तीनों कोई कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो इसको हम 23.5 डिग्री जो कटा है उसको हम कहते हैं कर्क रेखा, यानी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री पर झुकी है उसको हम कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा, कर्क रेखा। इंग्लिश में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको कहते हैं। जो उत्तरी गोलार्ध के ऊपरी वाले भाग हो, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी, उसको हम कहते हैं कर्क रेखा। पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग को हम कहते हैं कर्क रेखा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले भाग को अगर जैसे पृथ्वी के निचले भाग दक्षिणी ध्रुव को जो 23.5 डिग्री पे झुकी है उसे हम कहते हैं मकर रेखा, जिसको 23.5 डिग्री पर झुकी है पृथ्वी के नीचे वाले भाग को जो 23.5 डिग्री पर, उसके हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकी है, इसको मकर रेखा, मकर रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है जो 23.5 डिग्री पे झुकी है उसे हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा, और इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब पृथ्वी के जो
दो भागों में बांटती है, उसके निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी, उसको हम कहते हैं मकर रेखा, जिसकी इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आगे चलते हैं, आप लोग पता ही हो गया। अब उसे पोल कहते हैं। पोल मतलब होता है ध्रुव, पोल मतलब होता है ध्रुव। ये पृथ्वी है, इसको कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको मकर रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब चलते हैं, मान लीजिए किसी त्रिभुज में अगर कोई कह दिया जाए कि ये 90 डिग्री का कोण है, क्या 90 डिग्री का ये कोण है, तो अगर इन कोणों को, अगर इसका कोण मान लीजिए 30 है, तो ये कितना होगा? अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है, हम कह दिए 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज का मान, अगर समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है, तो एक कोण का मान अगर 30 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना, यानी 6 3 9 सभी 90 डिग्री होगा। 30 + 60 यानी 90 डिग्री। तो यानी कि एक कोण का मान अगर 30 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान कितना होगा? यानी जोड़ेंगे ना, उसमें जितना आएगा 30 है, तो अगले कोण का मान 60 डिग्री होगा। इसी तरह अगर एक कोण या 0 है, यानी कि पृथ्वी के दो भागों में विभक्त करने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, ये 0 है, तो 23.5 डिग्री है। यानी कि 23.5 डिग्री है, दूसरे कोण का मान कितना होगा? यानी कि पृथ्वी का दूसरा कोण कितना होगा? कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री होगा? इसमें 66.5 डिग्री जोड़ेंगे, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये 66.5 डिग्री, तो कितना होगा? 66 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री प्लस 66.5 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। यानी किसी भी कोण, अगर कोण का मान, अगर समकोण त्रिभुज हो, अगर एक कोण का मान दे दिया हो, तो दूसरे कोण का मान समकोण मान में से अगर घटाते हैं, तो दिए हुए मान को मान हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए ये कोण मान 180 डिग्री का है, ये कोण 180 डिग्री का है, हम जानते हैं इस कोण का मान 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण का मान इसमें दे दिया है, ये कोण 60 डिग्री है, तो बाकी कोण का मान कितना होगा? 120 डिग्री होगा। यानी कि 120 डिग्री, यानी एक मानते हैं कि ए और बी कोण का मान 180 डिग्री है, ए और बी का मान 180 डिग्री है, तो इसमें दिए गए मान कितना है? 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो ना, दिए हुए एक का मान निकालना है इसमें, तो दिए गए मान यानी कि 60 में से अगर 180 घटाएंगे, तो इस कोण का मान हमें निकल जाएगा। तो एक कोण का मान कितना निकला? 120 डिग्री। इसी तरह अगर एक पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, तो बाकी कोण का झुकाव कितना होगा? तो 66.5 डिग्री होगा, 66.5 डिग्री होगा। यानी कि एक विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध का कोणों का मान कितना होगा? एक कोण का मान कितना होगा? 62.5 डिग्री, और एक कोण का मान 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री होगा। यानी किसी एक कोण का मान निकालने के लिए दूसरे कोण मान में से अगर हम घटाते हैं, तो किसी तीसरे का कोण का मान निकल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध में इसको हम कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक। क्या कहते हैं इसको? इस रेखा को क्या कहते हैं? आर्कटिक। इसको कहते हैं अटलांटिक। इसको कहते हैं अंटार्कटिक। यानी ऊपरी गोलार्ध को अगर जो 66.5 डिग्री का मान होगा, उसे हम पृथ्वी की झुकी हुई स्थिति कितनी होगी? 66.5 डिग्री।
तो उसे कहते हैं हम आर्कटिक, और जो नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक। क्या? अंटार्कटिक, यानी इसको हम क्या कहते हैं 66.5 को जो दक्षिणी गोलार्ध में उपस्थित है उसको हम अंटार्कटिक कहते हैं। ये पोल हो गया, ये ध्रुव, ये भी पोल हो गया, पोल। इसको हिंदी में हम ध्रुव कहते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। यानी उत्तरी ध्रुव विषुवत रेखा के ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। यानी कि दक्षिणी ध्रुव को नॉर्थ पोल, और यानी कि इसके पूरे हिस्से को नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको ऊपर वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। तो पृथ्वी, अब आगे जान लेते हैं, इसमें एक बार और दोहरा लेते हैं, आपको रिवीजन हो जाएगा। यानी पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम एक तरह अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अक्षांशीय रेखा और दशांतरीय रेखा के बारे में हम आपको भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या कहते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के दो भाग, आप हमारे बातों के पर ध्यान सुने, अगर देख लेते सुनते हैं तो पूरा ये हमको कन्फर्म हो जाए कि आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ एक बार दोहराइए कि पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, अक्षांशीय रेखा, विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा ऐसे सिंपल भाषा में कहते हैं इसको। अगर हम भूगोल पढ़ते हैं तो इसको हम विषुवत रेखा कहेंगे, ना कि उसको भूमध्य रेखा कहेंगे। तो हम पृथ्वी के दो भागों बांटने की रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे इक्वेटर का लाइन कहते हैं। दूसरी लाइन आते हैं, अगर पृथ्वी के हम ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री अंश पर, तो जो पृथ्वी का झुकाव है 23.5 डिग्री अंश पर है, तो फिर इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी पृथ्वी के ऊपरी वाली भाग यानी उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे हम, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर, जिसको हम 23.5 डिग्री पर झुकी है, उसे हम कहते हैं कर्क रेखा, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। और उसके विषुवत रेखा के हम अगर नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो उसको 23.5 डिग्री पर झुकी है, तो उसका हम कहते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके नीचे आते हैं तो आर्कटिक, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री। आगे चलते हैं, इसमें हम और विषुवत रेखा के हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, तो इसको हम आर्कटिक कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं, इसमें एक बार इसमें समझ में आ गया होगा। यानी अक्षांशीय रेखा आपको बता देता है कि पृथ्वी के जो समानांतर, यानी कि पृथ्वी के जो दो भागों में जाता है, यानी कि समानांतर, उसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। अगर पृथ्वी के लंबवत है, अगर ऐसे रेखा हो, तो इसको हम देशांतरीय रेखा कहते हैं, देशांतरीय रेखा कहते हैं। इसको हम आगे बताएंगे भी। तो पृथ्वी की जो लंबवत रेखा को हम देशांतरीय रेखा कहते हैं। पृथ्वी की जो समानांतर रेखा होती है, जो जैसे ऐसे होते हैं, ये देशांतरीय रेखा है, इसको हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी के दो भागों काटता है उसे हम अक्षांशीय रेखा, और पृथ्वी की जो लंबवत हिस्से बारहों काटता है इसे हम अक्षांशीय देशांतरीय रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा जो पृथ्वी को लंबवत भागों में विभक्त करता है, उसे हम, इससे क्या होता है आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए देशांतरीय और अक्षांशीय रेखा से हमें मनुष्य पृथ्वी पर कहीं भी उपस्थित किसी भी वस्तु या किसी भी मानव की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें ये काल्पनिक रेखाएं दो की जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं होती हैं, इससे पता चलता है। अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं से हमें किसी भी लोकेशन या किसी भी वस्तु को जानने के लिए पृथ्वी पर कहाँ है, कैसे है, और मनुष्य की स्थिति को हम जानने के लिए इन दोनों रेखाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि देशांतरीय रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं। तो
तो आपको आगे बता देते हैं कि पृथ्वी पर कि सूर्य का कहाँ चमक ज़्यादा होता है और पृथ्वी किन दो रेखाओं के बीच उपस्थित है। आगे इस बताते हैं हम आपको इरेज करके। तो इतना तो आपको क्लियर ही हो गया कि ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये साउथ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, यानी उत्तरी ध्रुव, इसको हम उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे ये पोल है, पोल मतलब होता है ध्रुव, ये दक्षिणी पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब बता दो कि रेखा सूर्य का आवागमन सिर्फ दो रेखाओं के बीच, कर्क रेखाओं के बीच ही होता है। यानी कि सूर्य का आवागमन यानी दिन रात पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होता है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच ही पृथ्वी सूर्य का आवागमन, जैसे मान यहीं से कर्क रेखा पर, यानी पृथ्वी सूर्य इन दो रेखाओं के बीच ही उपस्थित होता है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य का आवागमन ही होता है। यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, तिरछी यहाँ से तिरछी पड़ती हैं, ये तिरछी पड़ती हैं। यानी कि सूर्य कर्क रेखा के बाहर नहीं जाता और मकर रेखा से बाहर नहीं जाती, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य का आवागमन होता है। यानी कि सूर्य अगर ऊपर जाता है तो सूर्योदय होता है, अगर नीचे आता है तो सूर्यास्त होता है। अगर हम यहाँ पर हैं, यानी कि ये इंडिया है, अगर इधर आइएगा तो ये दक्षिण अमेरिका में, तो अगर यहाँ पे इसमें दक्षिण अमेरिका यानी कि महाद्वीप में पड़ेगा, तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर अगर दिन होगा तो यहाँ पर रात होगा। तो यानी कि ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों के बीच सूर्य का प्रकाश किरणें एकदम सीधा पड़ता है। इसमें कौन कौन, आपको मैप के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैप के माध्यम से इसमें क्लियर तो नहीं आएगा लेकिन प्रयास करते हैं। यानी ये रहा सूर्य, यानी ये 0 डिग्री, यानी कि ये रहा 0 डिग्री विषुवत रेखा, यानी कि ये विषुवत रेखा आपके पास अगर हो तो खोल के देख लीजिए। विषुवत रेखा यानी कि 0 से लेके यहाँ तक, इसे विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका का कुछ हिस्सा, ये अफ्रीका है, ये पूरा एशिया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एशिया है, इसको छोड़कर, यानी ये दक्षिण अमेरिका है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी अफ्रीका महाद्वीप, और ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक ये यूरोप महाद्वीप, और ये एशिया महाद्वीप पूरा यहाँ से लेके ये पूरा एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि हमने बताया कि आपको विषुवत रेखा यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य का ही आवागमन होता है यहाँ पर। और उसके बाद ऊपर अगर आप देखिएगा मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री, आप देखिए यहाँ पर कहाँ है 23.5 डिग्री, यानी यहाँ से बस यहाँ से ही सूर्य का प्रकाश, और ये 23.5 डिग्री, बस इन दो रेखाओं के बीच सूर्य का ही आवागमन होता है। बस इतना ही में सूर्य ही रहेंगे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसमें सूर्य यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि आपको बता दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य का ही आवागमन होता है, बाकी इन उधर ऊपर नहीं, इधर नीचे नहीं। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य का आवागमन होता है। यानी कि सूर्य इन जो विषुवत रेखा पड़ती हैं, इन दो विषुवत रेखा में तो सूर्य का प्रकाश काफी इसमें तेज पड़ता है। यानी कि अगर इसमें भारत भी आ जाता है, यानी भारत कर्क रेखा के बीच में है, जिसमें 7 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा।
तो इसे कर्क रेखा इसमें, तो इसमें सूर्य का किरणें इन कीड़ों पर सीधा पड़ता है। अगर सूर्य की किरणें अगर इधर जाती है तो सूर्योदय है, यानी कि भारत में सूर्योदय होगा। अगर इधर आती है तो भारत में रात यानी दिन रात होगा, और उधर ऊपर जाएंगी तो दिन होगा। तो आगे से अगर देख लेते हैं इसमें, तो सूर्य का किरणें सीधे पड़ती है। यहाँ पे सूर्य किरणें दो रेखाओं के बीच ही उपस्थित होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही उपस्थित होती है। तो आगे देखते हैं इसमें, इस विषुवत रेखा पर कौन से महाद्वीप का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो विषुवत रेखा पर हमने आपको अभी दिखाया है, क्लियर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन तभी प्रयास कर रहा हूँ जितना है उतना मैं आपको सक्षम में करा दूँ। क्योंकि तो विषुवत रेखा पर कौन सा महाद्वीप का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप पर, यानी कि विषुवत रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादा काला होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा ही पड़ता है इन पर, इसलिए काला होते हैं। और ये प्रकाश अगर ये रूस पर, यानी कि आपने बताया दिखाया अभी, तो इसलिए यहाँ के लोग प्रकाश की किरणें तिरछे पड़ती हैं। जैसे रूस हो गया, यूरोप हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, यानी और इसमें हो गए बहुत देश हैं जिसमें, इसलिए प्रकाश की किरणें यहाँ से तिरछे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ के लोग गोरे होते हैं। और इसे इधर नीचे भी आ जाइएगा, तो प्रकाश की किरणें यहाँ पर तिरछे पड़ती हैं। इसको गर्म क्षेत्र कहते हैं, गर्म क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र में हम इसको भूल कह नहीं सकते, क्योंकि इस महाद्वीप में इन दो क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य का आवागमन ही होता है। तो इसको ये पूरा गर्म रहेगा कि नहीं, तो इसको गर्म रहेगा, भूगोल में कहते हैं इसमें गर्म क्षेत्र रहेगा, यानी कि सूर्य का आवागमन इसी दोनों रेखाओं के बीच में होती है। तो इसे गर्म क्षेत्र रहेगा, यानी पूरा ये हीट एरिया रहेगा। तो इसे हम गर्म क्षेत्र नहीं कर सकते, क्योंकि भूगोल है ना, तो इसे भूगोल में इसे हम उष्ण कहते हैं। गर्म को क्या कहते हैं, उष्ण, यानी कि उष्ण कहते हैं, गर्म को उष्ण कहते हैं। क्षेत्र को कटिबंधीय, यानी कि इस क्षेत्र को पूरा कहेंगे उष्ण कटिबंधीय, यानी पूरे इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले वह पूरे देश जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। इसमें इंडिया का साउथ इंडियन आ जाता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का कुछ जिला, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, इसलिए वहाँ के लोग काला होते हैं, यानी गर्म क्षेत्र होते हैं। इसको इसलिए यानी कर्क रेखा में कुछ भारत का कुछ राज्य आते हैं साउथ इंडियन में, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में कुछ आते हैं, जैसे वहाँ पर कुछ काफ़ी गर्मी होता है, इसलिए वहाँ के लोग काले होते हैं, गर्म क्षेत्र हो गया। तो आगे इसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब आते हैं, अब इसमें तिरछी प्रभाव पड़ता है, यानी तिरछा किरण कितना प्रकाश, सूर्य का किरण कितना इन क्षेत्र में तिरछा पड़ता है। जैसे इसमें रसिया आ गया, यूरोप महाद्वीप के पूरे देश आ जाएंगे, चीन का कुछ हिस्सा आ जाएगा इसमें, और इसमें उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा आ जाएगा, कुछ का बहुत हिस्सा आ जाएगा इसमें उत्तरी अमेरिका का। तो इसे हम कहते हैं, यानी यहाँ पर ठंड भी है, यानी कि पूरा ठंडा भी है, शीत भी है, इसे ठंडा भी हो जाएगा यहाँ पर, और गर्म भी होगा, यानी कि गर्म भी होगा, यानी गर्म और ठंडा दोनों होगा। यानी कि सूर्य की तिरछी किरणें पड़ रही है इन दोनों पर, तो गर्म और ठंडा दोनों होगा। इस क्षेत्र में कौन होगा, गर्म और ठंडा। तो ये कह नहीं सकते कि आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच जो आने वाले क्षेत्र हैं, अगर आपके पास मैप होगा ना तो इसमें कंठस्थ समझ में आएगा। अगर आपको मैं बताने में इसमें दिक्कत होगा अगर आपके पास मैप ना हो तब, तो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच और मकर रेखा अंटार्कटिक रेखा के बीच जो देश आते हैं उसमें सूर्य की किरणें किसे पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो तिरछी पड़ती हैं तो इसमें आपको ठंड और गर्म दोनों महसूस होगा। इसे हम कहते हैं शीतोष्ण। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, गर्म और
ठंडा मौसम का हम कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण कहते हैं। यानी कि ये वह रेखा कौन से कौन दोनों मिला कहेंगे इसे, हम कहेंगे इसे ये शीतोष्ण बिंदु है, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण है। तो ये कौन सा आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच आने वाले वो क्षेत्र जो ठंडे और सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं उसे हम शीतोष्ण यानी कहेंगे। यानी कि मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच जो क्षेत्र आते हैं, जैसे देश हो गए, उसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है, फिलीपींस आएगा, और आगे आपको बताएंगे जो इसमें पढ़ाएंगे तो। लेकिन अगर देख लेते हैं इसमें तो शीतोष्ण इसमें क्या होगा, रसिया आएगा, यूरोप महाद्वीप में पूरा अधिकांश आ जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का कुछ पूरा हिस्सा आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका का पूरा ही आ जाएगा। तो इसमें कौन आते हैं, इसमें अफ्रीका महाद्वीप के आते हैं लोग, ज़्यादा काले होते हैं, इस उष्ण कटिबंधीय, यानी कि सूर्य का किरण सीधे पड़ता है इन पर, यानी कि सूर्य की किरण सीधे पड़ता है, इसलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। यानी कि आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच जो पड़ने वाले क्षेत्र होते हैं वो ठंडा और मौसम दोनों होते हैं, जिससे काफी ठंडा और मौसम दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पर मौसम कैसा शीतोष्ण होता है, यानी ठंडा और गर्म दोनों होता है। अब ये बचा 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के जो क्षेत्र होते हैं ये शीतकालीन होते हैं, यानी कि केवल बर्फ ही बर्फ होता है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य का प्रकाश काफ़ी दूरी हो जाता है, यहाँ पर बहुत दूरी हो जाता है, इसलिए सूर्य की प्रकाश यहाँ पहुँच ही नहीं पाती है, इन दोनों पर सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए बहुत यहाँ ठंड होता है। यानी कि आप अगर देखे होंगे मैप में अगर देखते हैं, ये मैप रहा, ये मैप रहा, तो ये रहा, यानी कि यहाँ से अगर सूर्य किरणें तिरछे पड़ती हैं तो कितना पड़ेगी, कितना पड़ेगी, तो ये होगा अंटार्कटिक महासागर। यानी कि यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश अगर सीधा नहीं पड़ता थोड़ा भी, तो ये बर्फ पिघल जाता, मतलब कि ये बर्फ नहीं होता। और ये अंटार्कटिक आर्कटिक जो ये ग्रीनलैंड है, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे तिरछे, ये देखो यहाँ पर मतलब पूरा बर्फ, आधा हिस्सा यहाँ के जो होते हैं वो टैगा और टुंड्रा होते हैं, टैगा वन और टुंड्रा वन। अब किसी को ये समझ नहीं टैगा और टुंड्रा क्या होता है, बताते हैं इसको। तो यानी कि यहाँ पर प्रकाश की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ती है, काफ़ी दूरी हो जाने के कारण यहाँ पर बर्फ हो जाता है, यानी ग्रीनलैंड और डेनमार्क काफ़ी हिस्सा, ग्रीनलैंड और डेनमार्क काफ़ी हिस्सा यहाँ दूरी पड़ जाने पर यहाँ पर काफ़ी बर्फ ही उपस्थित हो जाती है। और यानी कि रसिया का भी ये पूरा क्षेत्र होता है पूरा बर्फ में, यानी कि जनवरी और अक्टूबर और मार्च तक यहाँ अभी तक यहाँ पर बर्फ जमी रहते हैं, यानी इसका तय है। तो यहाँ पर जो होता है रसिया का कुछ क्षेत्र है जो अक्टूबर से लेके अब मार्च तक, यानी अभी तक भी वहाँ पर बर्फ जमे होते हैं, इसको हम शीत कहते हैं, शीत कहते हैं। यानी कि सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं पाने के कारण यहाँ काफ़ी भी टूगा और टैगा वन के होते हैं। टैगा वन क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें केवल उसका धरातल बर्फ से ढका हो 12 मंथ तक, यानी कि 12 मंथ मतलब 365 दिन, 65 दिन उसका शीत से बर्फ से ढका हो, उसे हम शीतकालीन यानी कि टैगा वन टुंडा वन कहते हैं, टुंडा। और टैगा वन हुआ होता है जिसके अंतर्गत पृथ्वी, जैसे पृथ्वी कुछ क्षेत्र पर कुछ मौसम तक, जैसे कुछ मौसम की मान लीजिए आप जनवरी तक बर्फ पड़ा, उसके बाद अक्टूबर जुलाई अगस्त में आया बर्फ वहाँ पर समाप्त हो, यानी कि धरातल दिखाई दे रहा है, उसे हम टैगा प्रदेश कहते हैं। और टुंडा प्रदेश में जहाँ 12 मास बर्फ का जमा हो उसे टुंडा कहते हैं। तो आगे इस वीडियो में और कुछ बताएं, इतने बताने के लिए देख लेते हैं। तो आपको टैगा और टुंडा और अन्य टॉपिकों पर आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी परेशानी या कोई भी हमसे त्रुटि हुई हो भूल अनजाने में, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दूरी अपने कमियों को हम अपने खुद दूर करेंगे। आप मेरे कमियों को मेरे को जरूर बताएं कि दूर हमें करना है, और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो हमें बताएं। और एक बार और फिर आपको होली और होलिका दहन की आपके और आपके परिवार को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और खुश रहिए।
और अपने कम से कम अगर वीडियो आप हमारी मेहनत पर कुछ थोड़ा भी दया है तो आप कम से कम एक आदमी एक के पास ज़रूर शेयर करें जो इसे देखने के लिए पूरा उत्सुक हो, क्योंकि आप मेरी मेहनत पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, और इतने बारी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।